अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली। मैं हूं तारिक महमूद। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है IMF begs इंडिया टू स्टार्ट एक्सपोर्ट IMF। तो IMF जो दुनिया को कर्जे देता है, जो दुनिया को रोब दबदबा दिखाता है, वो अपने जंगल में दुनिया को आज इंडिया के फंसाता है, वो चंगल में फंस गया। गया है। तो वीडियो देखते हैं और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं जी? 1 2 3 स्टार्ट। हेलो एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ जब भी आप सुनते हैं IMF का नाम तो आप इमेजिन करते हैं कि जो भी गरीब देश हैं, जो इकोनॉमिकली वीक कंट्रीज हैं, वो IMF के सामने बस गुहार लगा रहे हैं कि प्लीज़ थोड़ा एक्स्ट्रा लोन दे दीजिए, 1 बिलियन 2 बिलियन डॉलर्स। और अब मैं पहली बार देख रहा हूँ लाइफ में कि IMF ने इंडिया को ये कहा है कि वी आर बेगिंग यू टू स्टार्ट एक्सपोर्ट अगेन। लिटरली IMF की चीफ ने ये कहा है कि आई एम बेगिंग इन फ्रंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये आर्टिकल है, आई बैग इंडिया टू रिकंसिडर वीट एक्सपोर्ट बैन एज सून एज पॉसिबल। ये कहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ ने। नाउ IMF ऐसा क्यों कहेगा? इंडिया अगर गेहूं एक्सपोर्ट ना करे तो IMF को इससे कैसे लॉस होगा, डिस्कस करेंगे इन डेप्थ इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि रिसेंटली IPEF बनाया गया था, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी। तो आपको यहां पर यह बताना है कि कितने देशों ने IPEF को ज्वाइन किया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 20, 13, 10 या फिर 4। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आपको मैं दूंगा वीडियो के अंत में। नव आज के समय IMF की चीफ है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के समिट में गई और वहां पर एक जर्नलिस्ट से बात करते वक्त इन्होंने ये कहा, आई वुड बेग इंडिया टू रिकंसिडर द वीट एक्सपोर्ट बैन। आपको पता होगा रिसेंटली भारत सरकार ने जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके थ्रू वीट एक्सपोर्ट बैन कर दिया है। हाँ, भारत सरकार ने यह कहा है कि अगर किसी कंट्री को इमरजेंसी बेसिस पर वीट चाहिए तो कंट्री टू कंट्री लेवल पर हम वीट एक्सपोर्ट करने को तैयार होंगे। तो IMF की चीफ यहां पर यह कह रही है कि अगर भारत के एग्जाम्पल को फॉलो करके बाकी देशों ने भी वीट एक्सपोर्ट रोक दिया तो इससे दुनिया भर में जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कई देशों में इससे हंगर की प्रॉब्लम आएगी और इवेंचुअली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो प्रेशर है ये IMF पे बनता है। क्योंकि आपको पता होगा IMF काफ़ी बार दुनिया में लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होता है। जो देश कहीं से लोन एक्वायर नहीं कर सकता, जिसके पास बिल्कुल आज के समय बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस चल रहा है, जितना वो कंट्री इंपोर्ट कर रहा है उसका पैसा पे नहीं कर पा रहा, वो कंट्री जाता है IMF के पास। तो IMF यहां पर यही कह रहा है कि इन दी एंड होगा क्या कि बहुत सारे देश IMF पर डिपेंडेंट हो जाएंगे अगर ग्लोबल फूड शॉर्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई ना। यहाँ पे आप मुझसे पूछेंगे क्या जेन्युइनली सिचुएशन इतनी खराब है? अभी हमने सुना कि ठीक है वीट के प्राइसेस ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुके हैं, मगर क्या ओवरऑल फूड एक अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है। इसमें चावल आता है, इसमें लेंटल्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं। तो ओवरऑल फूड के प्राइसेस इतने बढ़ चुके हैं? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि फूड प्राइसेस, फूड इन्फ्लेशन रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुकी है। यूनाइटेड नेशंस ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि क्रिपलिंग ग्लोबल शॉर्टेजेस होने वाली हैं। ऑलरेडी ये लोग कह चुके हैं कि पिछले 1 सालों में दुनिया भर में फूड के प्राइसेस 1/3 बढ़ चुके हैं, मतलब कि 33% का बड़ा उछाल देखने को मिला है। और ये उछाल होगा भी क्यों ना। पहली बात तो देखो, जब हम बात करते हैं बेसिक फूड की तो उसमें एक इतना इंपॉर्टेंट ग्रेन है वीट। इसको आप अगर एक्सक्लूड कर दोगे तो फूड की शॉर्टेज तो होगी दुनिया में। और अगर यहाँ पे आपका तर्क ये है कि चलो माना गेहूं की शॉर्टेज है, चावल उगा लो दुनिया भर के कंट्रीज, क्या दिक्कत है? चावल उगाओ और सब्जियां उगाओ, खाओ, ठीक है। गेहूं नहीं मिलेगा कुछ महीनों के लिए, तो प्रॉब्लम क्या है? देखो, प्रॉब्लम हम यहाँ पर यह है कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ना गेहूं तो खैर दुनिया भर में उसकी सप्लाई कट हो ही गई है क्योंकि यूक्रेन रशिया उलझ गए हैं वॉर में। उसके अलावा फर्टिलाइज़र भी अब दुनिया में बहुत ज़रा कम एक्सपोर्ट हो रहा है क्योंकि आपको पता होना चाहिए रशिया दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था फर्टिलाइजर का। और फर्टिलाइजर से ही आपको पता होगा खेती होती है। बिना बड़े स्केल पर फर्टिलाइजर यूज किए आप एक बड़ी आबादी को खाना नहीं खिला सकते। ऑर्गेनिक फार्मिंग ठीक है, कुछ हद तक आप कर सकते हैं, मगर एक अगर बड़ी आबादी है, करोड़ों लोग यहाँ पर हैं, तो उनको आप खाना नहीं खिला पाओगे एटलीस्ट विद द करंट सिस्टम। तो जब दुनिया के सबसे बड़े फर्टिलाइजर एक्सपोर्टर को आप बाहर कर दोगे मार्केट से
तो दुनिया भर में फर्टिलाइजर की भी कमी होगी। उसकी वजह से अभी हम देख रहे हैं कि ग्लोबल फूड प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि जो कंट्रीज खाना उगा सकती है वो एक्सपोर्ट नहीं कर रही, बाकी देश अगर थोड़ा बहुत कुछ ग्रो कर सकते थे तो उसके लिए फर्टिलाइजर भी नहीं है। अब यहाँ पर मैं ये बोलूँगा, इंडिया ने बीच में क्या किया कि रशिया के साथ एक डील कर ली है बार्टर सिस्टम के अंडर। बार्टर सिस्टम के बारे में आपने स्कूल में पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है कि आप करेंसी का यूज नहीं करते। अगर आपके पास मान लो चेयर है, किसी के पास जूते हैं, आप मानते हो कि दोनों की वैल्यू सेम है, तो आप बार्टर सिस्टम के अंडर ट्रेड कर दोगे। तो इंडिया ने भी रशिया को यहाँ पर यही कहा कि सिंस अभी के लिए ट्रेड में करेंसी का इशू आ रहा है, रूबल को अभी बैंक इतना एक्सेप्ट कर नहीं रहे, तो हम लोग क्या करेंगे कि आपको देंगे टी, मेडिसिन, उसके बदले में उसी की वैल्यू का आप हमको दे दो फर्टिलाइजर। तो भारत में फर्टिलाइजर की कमी नहीं होने वाली। रशिया से फर्टिलाइजर हम इंपोर्ट कर लेंगे। उसके अलावा एक और देश है मिडिल ईस्ट में, बिल्कुल इजराइल के साथ में, जिसका नाम है जॉर्डन। जॉर्डन ने रिसेंटली एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री स्टार्ट कर दी है फर्टिलाइजर की। तो इंडिया ने जॉर्डन के साथ भी एक स्पेशल पैक्ट साइन कर लिया है, जिससे लगातार इंडिया को फर्टिलाइजर आता रहेगा। अगर मान लीजिए कल को रशिया से कुछ कमी भी आती है तो वो कमी जॉर्डन पूरा कर देगा। मगर जो आज के समय इंडिया कर पा रहा है, बाकी देशों के पास इतने ऑप्शन तो नहीं है। उनके पास तो बार्टर करने का भी इतना ऑप्शन नहीं है। उनके पास ये भी गारंटी नहीं है कि अगर वो बार्टर की ऑप्शन लेके रशिया के पास जाएंगे तो रशिया उसको एक्सेप्ट भी करेगा या नहीं करेगा। इंडिया का केस तो डिफरेंट है। तो इसलिए इंडिया की पोजीशन आज के समय फूड क्राइसिस को लेकर बहुत कंफर्टेबल है। और ये भी मत भूलिएगा, IMF ने रिसेंटली ये कह दिया था कि फूड की इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब ये काम भी क्या हर देश कर सकता है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं कर सकता। ये काम वही देश कर पाएगा जिसके पास बहुत सारा विदेशी मुद्रा भंडार होगा, जो आज के समय रेडी होगा सब्सिडी प्रोवाइड करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल इंडिया आज के समय रेडी है। हमने सब्सिडी रिसेंटली दी है पेट्रोल डीजल के प्राइसेस कम करके। और पीयूष गोयल साहब ने रिसेंटली ये भी कहा है कि फूड इन्फ्लेशन इंडिया में मैनेज हो जाएगी, सरकार और सपोर्ट अभी प्रोवाइड करेगी। तो कोई बड़ी बात नहीं है, अभी सरकार की बड़ी अनाउंसमेंट और आए। हो सकता है कि फ्री में ग्रेन प्रोवाइड की जाए या फिर जो फ्यूल के दाम है ये और कम किए जाएं। बेसिकली सरकार आम जनता को सपोर्ट करने के लिए अभी बहुत सारी सब्सिडीज अनाउंस करने वाली है, क्योंकि यही सही टाइम है सब्सिडी अनाउंस करने का। क्योंकि दुनिया भर में अब एक जेन्युइन क्राइसिस खड़ा हो चुका है और हमें अपने कंट्री को उससे बचा के रखना होगा। और ऐसा नहीं है कि दुनिया को इस क्राइसिस से बचाने की सारी जिम्मेदारी इंडिया पे है। रिसेंटली इंडिया ने एक बात बताई कि यूनाइटेड नेशंस का एक एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, उसके अंडर ये लोग फूड वेस्ट इंडेक्स निकालते हैं। ये लोग बताते हैं कि कौन सा देश ऑन एन एवरेज कितना खाना वेस्ट करता है। तो इंडिया ने यहाँ पर यह कहा कि यूएसए में 59 kg पर कैपिटा की फूड वेस्टेज होती है एवरी सिंगल ईयर। ये आंकड़ा जापान में आपको मिलेगा 64 kg का, इटली में 67 kg का, जर्मनी में 75 kg का, कनाडा में 79 kg का। ये जो विकसित देश है, जो G7 कंट्रीज हैं, ये इतना सारा खाना जो वेस्ट करते हैं अपनी खराब प्रैक्टिसेस से, ये लोग खाने को अभी के लिए सेव क्यों नहीं करते? ये लोग क्यों नहीं इंश्योर कर रहे कि इनके यहाँ फूड की वेस्टेज ना हो? तो देखो यहाँ पर IMF चाहे इंडिया के सामने भीख मांगे या फिर वर्ल्ड बैंक भीख मांगे, इन दी एंड हमको ये देखना होगा कि हमारी जनता के लिए क्या सही निर्णय है। और कोई बड़ी बात नहीं है, इन द नियर फ्यूचर इंडिया और भी एक्सपोर्ट बैन करेगा। ब्लूमबर्ग में ऑलरेडी इस पर एक आर्टिकल पब्लिश हो चुका है कि इंडिया शायद बहुत जल्द शुगर एक्सपोर्ट पर भी रोक लगा देगा, क्योंकि बहुत सी जो कमोडिटीज़ है दुनिया भर में उसकी कमी महसूस की जा रही है। तो इंडिया आने वाले कुछ महीनों तक, एटलीस्ट 4-5 महीनों तक, जब तक ये फूड क्राइसिस ख़त्म नहीं होता, कोई बड़ी बात नहीं है कि फूड जो भी हम एक्सपोर्ट करते थे अपने देश में ही रखे इन केस ऑफ एनी शॉर्टेज। तो क्या आप यहाँ पर मानते हैं कि भारत की नीति सही है, या फिर आप मानते हैं कि देखिए अब IMF भी गुहार लगा रहा है, कहीं ना कहीं इंडिया को कुछ अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। ना वापस आते हैं अपने MCQ की तरफ कि रिसेंटली हाउ मेनी कंट्रीज जॉइंड द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPEF। रिसेंटली कितने कंट्रीज ने ज्वाइन किया था? सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी 13। यहाँ पर आप देख पाओगे 13 देश है, जापान, साउथ कोरिया, ब्रुनाई, इंडोनेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया और USA। याद रखिएगा इसमें आपको चाइना नहीं मिलेगा। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे IIT, JEE, नीट, बैंक, SSC, UPSC, आप परचेज कर सकते हैं अकेडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, क्लिक करिए UPSC पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अकेडमी का यूनिक कोर्स,
जिसमें आपको हैवी सेविंग होती है अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10। मान लीजिए अगर आपके पास अभी है 1-2 साल का टाइम, आराम से आप 2024-25 में UPSC का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे अगर आप कोड यूज़ करते हो PD10 तो प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गया और जो बीच की स्टोरी थी वो उसका पता चला कि मेन वजह क्या होगी। देखा जाए तो IMF भी सही बात कर रहा है, लेकिन जो सूरत हाल चल रही है दुनिया में, जंग दूसरे यूक्रेन और रशिया की जंग की वजह से फूड क्राइसिस तो पूरी दुनिया में, और इस पूरी दुनिया फेस कर रही प्रॉब्लम, क्योंकि जो सबसे बड़े जो वीट के एक्सपोर्टर थे वो तो यूक्रेन और रशिया ही थे। वो तो आपस में लड़ाई में उलझे हुए हैं और ऊपर से फर्टिलाइजर भी कंट्रीज को दे रहे हैं। चलो, और दूसरी बात ये है कि इस साल जो है वो वीट की उसकी जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम हुई है, ओवरऑल पूरी वर्ल्ड में कम हुई है। ये नहीं, हमारे शायद गर्मी की वजह से, गर्मी ज़्यादा थी और दाना जो है वो सही से वो ग्रो नहीं कर पाया, वो पतला रह गया, बारीक था दाना, और जिसकी वजह से प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता। लेकिन इंडिया के लिए देखो ना कितने सुनहरी मौके बन रहे हैं भाई साहब। हाँ, और भाई बाकी निज़ाम जो है ना, इंडिया की बात करें तो इंडिया जो स्टेप लेगा पहले तो देखेगा कि अपनी ज़रूरत कितनी है। ऐसा ना हो कि IMF ने अगर बोला, कुछ होते हैं कि जोश में फैसला ले लेते हैं, जोश में फैसला नहीं लेगा इंडिया। साफ ज़ाहिर है अपने लोगों की ज़रूरत को देखेगा कि अभी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे, बाद में पाकिस्तान की तरह जो है दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करनी पड़ेगा। अच्छा तारक भाई, ये रिजेक्ट भी कर सकते हैं IMF की जो डिमांड है ना, क्योंकि 1991 में जिस तरह उन्होंने रिजेक्शन दिया था, कर दिया है ना वो। अरे नहीं, वो IMF को नहीं देखेंगे। वो चलो वो गए थे, वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि हम अगले चंद माह में जो चीनी की है बरामदात वो भी बंद करना चाहते हैं। तो वो करना की जरूरत है। जब देख रहे हैं अपनी मैनेजमेंट देख रहे हैं, जरूरत के हिसाब से कंट्री को जितनी जरूरत है उतनी स्टोर करेंगे, बाकी तो एक्सपोर्ट करेंगे ना। पॉपुलेशन भी तो बहुत ज्यादा है ना, अपने लोगों की भी जरूरत तो देखनी है। ऐसा ना हो कि बाहर भेज दें और खुद भूखे बैठे रहें। तो सबसे पहले तो जरूरी है कि अपने कंट्री के लोगों को बचाएं, और बाकी जो है दुनिया बाद में देखिए। लेकिन ये सच बात है कि IMF के ऊपर बर्डन तो बढ़ेगा। अगर जो बड़े कंट्री हैं, जो बड़े एक्सपोर्टर हैं, अगर वो एक्सपोर्ट रोक देंगे तो जो छोटे कंट्री हैं वो तो मरेंगे भूख से, और वो जाएंगे जब भूख होगी तो। अच्छा तारक भाई, ये इंडिया को जो IMF को बोल रहा है, अमेरिका को भी बहुत होता है, उसमें भी जो कम दरामदात जो है उसकी प्रोडक्शन भी कम हुई है। प्रोडक्शन तो कम हुई है, लेकिन उसको भी बोल तो सकता है ना। तो वो भी करेंगे, जरूर करेंगे वो, लेकिन खुद को वो उनकी एक्सपोर्ट कम हुई है वीट के हिसाब से। तो जो बड़े कंट्री हैं वो ब्राज़ील और दूसरा रशिया सबसे ज़्यादा तो रशिया ही एक्सपोर्ट करता था, क्योंकि उसका रकबा ही इतना ज़्यादा है और वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था। ब्राज़ील का कंट्री कम है, वो भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है ना। हाँ, सारी दुनिया इसकी लपेट में। ब्राज़ील गन्ना, दूसरा गन्ने में भी काफ़ी आगे है। सबसे ज्यादा गन्ने की पैदावार में कौन है? दूसरा है यूरोपियन कंट्री है कोई, क्या नाम उसका, गन्ने की प्रोडक्शन। अच्छा, क्या नाम, मुझे नाम नहीं, स्किप हो गया। और चलो, लेकिन वो भी है अच्छा। ब्राज़ील अच्छा, बाकी तारक भाई रही फर्टिलाइजर की बात हो, हाँ, क्योंकि अब बिजाई है ना उसकी चावलों की, अगर किसी कंट्री के पास फर्टिलाइजर ही नहीं होगा तो ग्रो प्रोडक्शन कैसे ग्रो करेगी? जिस तरह इंडिया ने मुआहदा कर लिया जॉर्डन के साथ, या तो कितना अच्छा किया उन्होंने, मतलब करेंसी का तो इशू ही हटा दिया ना उन्होंने। हाँ, बार्टर सिस्टम और जिस तरह की सहूलतें वो दे रहे हैं ना अपने फार्मर्स को, तो फार्मर कुछ ग्रो नहीं करेगा तो कंट्री कैसे ग्रो? और इंडिया जो है ये जो सारी प्रोडक्ट बनती है, जो फार्मर जो चीजें उगाता है उससे प्रोडक्ट बनती है ना। सही बात है। और भाई जो सबसे ज्यादा तो अच्छी बात ये है कि इंडिया जो अपने फार्मर को सब्सिडी भी काफी मिकदार में देता है, और बिजली सस्ती देता है, और पानी की अवेलेबिलिटी और खादें सस्ती,
यहाँ पे 10,000 की हमने ली थी वो डीएपी की। ये अब कहते 14,000 के लगभग हो जाएगी जब उसकी जरूरत पड़ेगी। अभी बढ़ेगा रेट और बढ़ेगा, सीजन है क्योंकि ये जब चावल का आती है ना फसल तब जो है जिस वो चीज की डिमांड बढ़ जाती है ना तारक भाई उसकी जो है ना कीमत 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 बढ़ा भी देते हैं। बढ़ा उनको देते हैं। पता है जिम्मेदारों की मजबूरी है, और भाई मजबूरी में वो पैसे हमसे इंपोर्ट करते हैं ना, लेते बाहर के कंट्री से इंपोर्ट करेंगे तो साफ जाहिर है अभी तो फर्टिलाइजर इतनी मिकदार में अच्छा मिल रही है। हमारे यहाँ तारक भाई सुनने में आया कि जो है ना डैम का जहाँ से बिजली पैदा की जाती है वहाँ भी पानी 1-2 दिन की रह गया, बिजली की भी किल्लत आएगी। और हमारे यहाँ पानी भी बंद कर दिया उन्होंने। सिंध और बलोचिस्तान को पहले ही बंद हो चुका है। अब जो चावल है वो लोग कैसे उगाएंगे, कैसे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे? जिस तरह बोरान है हमारे गंदम मुल्क का, के लिए तो उसी तरह चावलों का भी आ जाएगा। नित नई मुश्किलात अभी हमें तो लग रहा है जो गंदम हमने बेची थी वो गलती की हमने बेच के। चलो हमने वैसे साल की तो रखी है कि साल पूरा बैठ के खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हो सकता है कितने हालात कितने खराब हो सकता है अगले साल भी ऐसे ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ हो सकता सकता है, हो सकता है। लेकिन ये है कि हमने बीज के लिए भी काफ़ी गंदम स्टोर करके रखी है, अगर खाने को ना मिला तो वही खाएंगे, वही जो बीज होगा कम उगा लेंगे इनके साथ। तो फर्टिलाइजर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई दुनिया की, तो जो आम जो है वो गोबर वगैरह डालकर जो उससे देसी तरीका प्रोडक्शन पुराने तरीके से क्या उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होती, लेकिन और खादें जो है आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो, भाई ज़्यादा जितनी export ज्यादा हो। पब्लिक होगी ना उसकी डिमांड पूरी करने के लिए खाद्य स्प्रे वगैरह जरूरी हो चुकी है। अरे हाँ। उनकी हिकमत अमली देखी भाई साहब आपने, अगर मतलब रशिया फर्टिलाइजर देने में कासा रहा तो वो दूसरे मुल्क के साथ भी उन्होंने भाई उनको पता है कि अच्छा, खाने एक पीने के और लोगों बात की भाई। जरूरत क्या है तो वो उस हिसाब से चल अगर रहे हैं। इंडिया ने एक्सपोर्ट करनी है जो साउथ एशियन कंट्री है ना उसके अंदर ही करें, जो वहाँ पर जो गरीब कंट्री है ना उनका, ताकि वो इनका दबा ज्यादा होगा एशिया के अंदर, बजाय यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट करें दूसरे कंट्री को। सही बात और है, अगर इनको आस कमी पास भी है के- ना अपनी करेंसी में करें ताकि इनकी करेंसी को अबे, ना अपनी रुपए की वैल्यू बढ़ेगी उससे, ये बात। अरे वो उनको सारा पता है भाई, और ऐसे नहीं हो सकता, भाई मजबूरी का फायदा तो उठा मजबूरी सकते से हैं फायदा ना। कैसे उठा सकते क्योंकि हैं? उनको जिन क्योंकि लोगों ने जो- परचेज की थी उनको चाहिए गंदम, जो- और ये चाहे रोज- ये डॉलर में होगी, डॉलर वाला भी भड़क जाएगा वो। तो रूबल का भी सुन रहे हैं ना भी, अरे वो तो मजबूरी में हुआ ना क्योंकि डॉलर के अब बार्टर सिस्टम वो क्यों कर रहे हैं ताकि करेंसी का इशू ही ना भी इशू ना हो। तो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया थी। और इंडिया इसमें क्या फैसला लेगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हमारे हिसाब से तो वो इंडिया जो है वो IMF के चुंगल में नहीं फंसेगा, वो अपने लोगों की ज़रूरत को देख के जो भी स्टेप लेगा वो लेगा। जी। तो ठीक है, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह। हाफ़िज़।